आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो हिंदी विषय के लिए है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो और बीपीसी टीआरई 4 का जो एग्जाम आने वाला उसमें भी ये पूर्ण रूप से काम आएगा और नेट जेआरएफ में भी ये काम आएगा कहीं ना कहीं। और केवीएस मतलब जितनी परीक्षाएं हैं उनके एग्जाम्स में ये काम आने वाले हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यूज हैं और इन पीवाईक्यूज का मैं विस्तार पूर्वक विश्लेषण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम लोग उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। आइए उन प्रश्नों की शैली को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे के प्रश्नों को देखते हैं और अच्छे से विश्लेषण करते हैं। तो इसमें 493 प्रश्न है इसका। आगे का जो उपन्यास के प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवादी से प्रभावित है, तो गांधीवादी से कौन सा प्रभावित है इनका उपन्यास रंगभूमि है। ठीक है, और वहीं पे अगर थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के विषय में एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर से। जो मुंशी प्रेमचंद है इनका जन्म 1880 ईस्वी में लमही गांव में होता है और जो कि वाराणसी में है ना। और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छे उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं। और अगर इनके रंगभूमि की हम लोग चर्चा करें तो यह उपन्यास 1925 ईस्वी में प्रकाशित होती है, रंगभूमि। और यह उपन्यास जो महात्मा गांधी के विचारों और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें भारतीय समाज में व्याप्त न्याय, गरीबी और पूंजीवादी के शोषण का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। और उपन्यास में एक केंद्र पात्र है जो कि जिसका नाम क्या है, सूरदास है। तो रंगभूमि में एक केंद्रीय पात्र है जिसका नाम है सूरदास, और जो एक अंधा और भिखारी भी है। और कहानी में एक अमीर पूंजीपति जॉन सेवक सूरदास की जमीन पर एक सिगरेट फैक्ट्री बनाना चाहता है, और जिसमें गांव के लोगों का क्या है, जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो सूरदास अपनी जमीन बचाने के लिए इस कहानी में संघर्ष करता रहता है उपन्यास में, है ना। तो इस उपन्यास के अगर अन्य पात्रों की बात करें तो हम लोग सोफी, विनय और प्रभु सेवक शामिल है, और जिनके माध्यम से प्रेम, त्याग और सामाजिक सुधार जैसे विषयों को दर्शाने का प्रयास किया गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और 494 नंबर प्रश्न इसमें की 494 नंबर प्रश्न की सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो हमने देखा जो रंगभूमि उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का 1925 में लिखित है। इसी का एक पात्र है सूरदास जो कि एक अंधा है और भिखारी भी है। और अन्य पात्रों में सोफी, विनय और प्रभु सेवक। और अगर हम लोग प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करें तो सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रय 1922 में, निर्मला 1927, गबन 1931। और गबन में जालपा और रामनाथ जैसे पात्र हैं। फिर कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र जो कि अधूरा इनका उपन्यास है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो अमरचंद जो कि कर्मभूमि उपन्यास लिखा गया प्रेमचंद का, उसी का एक पात्र है। और अगर हम लोग कर्मभूमि की बात करें तो यह 1932 में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? 1932 में। और यह उपन्यास सामाजिक राजनीतिक संघर्षों पर आधारित है। और कहानी में जो नायक है वह अमरकांत है ना, जो क्या है, अपने पिता के विचारों से असहमत होकर के गरीबों और अछूतों के लिए क्या करता है, संघर्ष का काम करता है। और उपन्यास में किसान आंदोलन, सामाजिक कुप्रथाएं और जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों का इसमें चित्रण किया गया है। और इसमें अन्य पात्रों की बात करें तो अमरकांत है। इसके अलावा सुखदा, लाला समरकांत, सलीम, नैना, शांति कुमार, उसके बाद शकीना। तो ये सब इस कर्मभूमि उपन्यास जो कि 1932 में प्रेमचंद के द्वारा रचित है, इसके पात्र हैं। जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। तो जालपा हमने ऊपर देखा अभी कि यह गबन नाम का जो इनका उपन्यास रहा है, इसी के यहाँ क्या है, जालपा पात्र हैं। तो जालपा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन 1931 में लिखा हुआ उनका उपन्यास है। और इसी उपन्यास की पात्रा है जालपा। और इसमें अन्य उपन्यास की बात करें इसमें तो रमानाथ, देवी दीन, रतन, जोहरा, दयानाथ, रमेश बाबू आदि क्या है, इस गबन जो उपन्यास है इसके पात्र हैं। और इस उपन्यास में जो मध्यम वर्ग की जो दिखावे की प्रवृत्ति है, आभूषणों के प्रति महिलाओं के लगाव पर केंद्रित है। कहानी का नायक रमानाथ है और जो अपनी पत्नी जालपा। तो रमानाथ कौन है? जालपा का पति है। और जालपा के जो आभूषणों के शौक को पूरा करने के लिए दफ्तर से पैसे का गबन कर लेता है और भाग जाता है, उनको चुरा लेता है। और इसमें प्रमुख पात्र है रमानाथ, जालपा, दयानाथ और रतन।
तो या अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद के ने हिंदी में किस नाम से लिखी है? तो किस नाम से लिखी है चौगाने हस्ती को? रंगभूमि नाम से लिखा हुआ है। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। सबसे पहले इन्होंने उर्दू में लिखा था चौगाने हस्ती, फिर इसका इसी जो उपन्यास है उसको हिंदी में लिखते हैं रंगभूमि नाम से। कि आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते हैं और लिखते थे, और उसके बाद स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण करते थे। पहले प्रेमचंद क्या करते थे ना कि अपने उपन्यासों को सबसे पहले उर्दू में लिखते थे पहले, है ना, फिर उनको क्या करते थे हिंदी में भी रूपांतरण कर देते थे, जैसे कि रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। वहीं पर अगर रंगभूमि की बात करें तो चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में था। फिर उसके बाद सेवा सदन की बात करें तो बाज़ार हुस्न नाम से, और प्रेमाश्रय जो कि गोसाए आफियत के नाम से उर्दू में लिखे गए थे, किंतु प्रकाशित पहले क्या थे, या हिंदी ही हुए थे, प्रकाशित पहले ये हिंदी में ही हुए। लिखा गया था उर्दू में, प्रकाशित हिंदी में होता है। फिर उसके बाद जलवाए इशार का रूपांतरण वरदान नाम की जो उपन्यास है या 1921 में होता है, और हम खुरमा व हम साहब के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर उन्हें प्रतिज्ञा 1929 शीर्षक से उसे सर्वथा नए रूप में प्रकाशित करने का कार्य किया गया है। तो यहीं पे अगर हम लोग थोड़ा रंगभूमि के बारे में चर्चा कर ले तो रंगभूमि जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित होता है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, और इसमें जो रंगभूमि जो एक पात्र है सूरदास जो कि अंधा और भिखारी है, तो इसी के इर्द गिर्द में यह उपन्यास की कहानी घूमती रहती है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है? तो विनय और सोफिया रंगभूमि के ही पात्र हैं। कि विनय और सोफिया प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि, ठीक है, विनय और सोफिया प्रेमचंद के द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास के पात्र है। इस उपन्यास का नायक क्या कौन है? सूरदास है जो कि अंधा और भिखारी है, और इसमें पूंजीपतियों, कारखानाओं, मिल मालिकों के विरुद्ध नायक सूरदास के संघर्ष का इसमें वर्णन किया जाता है। किसमें? रंगभूमि में, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगर यहीं पे थोड़ा हम लोग पात्रों को अगर देख ले इसमें, तो सेवा सदन, सबसे पहले सेवा सदन देखते हैं। और इस उपन्यास में जो मुख्य नायिका है वो सुमन है, और कृष्णचंद्र जो कौन है, सुमन के पिता हैं, जो एक ईमानदार पुलिस दारोगा जी हैं। और उसके बाद गजाधर सुमन का कौन है, पति हैं, और भोली एक वेश्या जो बाद में सुमन की मदद करती है। तो सेवा सदन में कौन कौन है? सुमन है, कृष्णचंद्र है, गजाधर है और भोली है। उसके बाद रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि 1925 में लिखा गया उपन्यास है। इसमें सूरदास, विनय, सोफी और जॉन सेवक है। वहीं पे कर्मभूमि की बात करें तो इसमें अमरकांत जो कि उपन्यास का नायक है, फिर सुखदा अमरकांत की पत्नी है, और लाला समरकांत जो अमरकांत के पिता हैं, जो एक महाजन है, और उसके बाद नैना अमरकांत की बहन है, और सलीम अमरकांत का मित्र है। और वहीं पे कायाकल्प की बात करें तो इसमें चक्रधर, यशोधनानंद, रानी देवप्रिया और महमूद और मनोरमा, ये सब इस कहानी के, इस उपन्यास के पात्र हैं। 499 नंबर प्रश्न की प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। तो गोदान क्या है? एक सामाजिक उपन्यास है। कि गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रित हुआ है। और होरी उपन्यास का कौन है? नायक है, जो कि किसान है, कृषक है, और वह किसानों का प्रतिनिधि इस उपन्यास में करता है। और धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है, और पिसते पिसते शव हो जाता है। और दूसरी ओर जो सभ्य नागरिक समाज की स्थिति इस सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। तो हम लोगों ने गोदान के विषय में देखा अच्छे से, जो कि 1936 में लिखा गया उपन्यास है, जो कि अंतिम उपन्यास, सॉरी अंतिम नहीं, जो कि 1936 में प्रकाशित बहुत ही अच्छा और प्रौढ़तम इनका उपन्यास रहा है। वहीं पर अगर चलिए आगे देखते हैं 500 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो वह गोदान है, जो कि 1936 में लिखा जाता है। बाकी यहाँ पे अन्य उपन्यासों की बात करें तो सेवा सदन 1918 में प्रकाशित होता है, और इसमें क्या है, सुमन एक नायिका है, और इस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का के कारण क्या है, भारतीय महिलाओं की जो दुर्दशा होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। वहीं पे प्रेम आश्रय 1922 ईस्वी में प्रकाशित होता है।
1922 ईस्वी में प्रकाशित होता है प्रेमाश्रय, और प्रेमाश्रय यह प्रेमचंद की पहली ग्रामीण कृति है। निर्मला 1927 ईस्वी में प्रकाशित होती है, और निर्मला में दहेज और जो अनमेल विवाह की त्रासदी है इसमें भी दर्शाया गया है। तो सेवा सदन और जो निर्मला है इन दोनों में जो अनमेल विवाह है और उसकी त्रासदी को इसमें दर्शाया गया है। और निर्मला में क्या है कि निर्मला एक नामक एक क्या है 15 वर्षीय युवती है का विवाह क्या हो जाता है, एक बहुत ही बड़े अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति से हो जाता है, ठीक। और उसके बाद जितने 3 बेटे हैं उसके, जिसके कितने 3 बेटे हैं, तो उस जो व्यक्ति है जिससे शादी होता है उसके 3 बेटे पहले से ही। और उपन्यास में निर्मला की जो मानसिक पीड़ा है, पारिवारिक संघर्ष है, अंततः उसकी मृत्यु कहानी को चित्रित इसके बाद क्या होता है, लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और प्रमुख पात्रों की बात करें निर्मला में, तो निर्मला, मुंशी तोताराम, कल्याणी और मनसाराम। वहीं पे गोदान जो कि 1936 में प्रकाशित होता है, और इसमें प्रेमचंद का सबसे महान और अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है, पूर्ण उपन्यास माना जाता है, ठीक। इसके बाद एक और मंगलसूत्र रहते हैं, लिखते हैं, बट वह अपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार से गोदान एक पूर्ण उपन्यास हो जाता है मुंशी प्रेमचंद जी का। और इसमें पात्रों की बात करें गोदान में हम लोग, तो होरी, धनिया, गोबर, सोना, रूपा और राय साहब, अमरपाल हो गए, और उसके बाद मेहता, खन्ना और मालती। 501 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद के द्वारा उर्दू में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। तो बाजार हुस्न का जो हिंदी रूपांतरण है वह है सेवा सदन, जो कि 1918 में प्रकाशित होता है, और यह पहली उपन्यास है। कौन सा हिंदी का पहला उपन्यास है ये वाला, ठीक है। जो ये सेवा सदन है यह हिंदी का पहला उपन्यास है जो कि बाजार हुस्न नाम के उर्दू का हिंदी रूपांतरण है, और जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवल भी कहा है इसको। और यह उनके उपन्यास बाजार हुस्न जो कि 1914 में लिखा गया उर्दू का है, इसी का हिंदी रूपांतरण है ये। और यहाँ भारतीय युग में चली आ रही वैवाहिक समस्याओं जैसे कि दहेज प्रथा, अनमेल विवाह हो गया, वेश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपांतरण है। और वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर साहित्य रचना भी थी। और चूंकि यह उपन्यास बाजार हुस्न उर्दू का हिंदी रूपांतरण है, इसलिए स्पष्ट है कि इसकी समस्या भी वैश्या जीवन है। 502 नंबर प्रश्न है कि जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं होता है। और यह कथन गोदान के किस पात्र का है, तो यह मेहता जी कहते हैं। और उपर्युक्त कथन प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास गोदान जो कि 1936 में प्रकाशित होता है, इसी में मेहता जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। और गोदान के उपन्यास में अगर तथ्यों को हम लोग देखें तो मालती का क्या कथन है, अगर प्रेम खख्वार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। फिर धनिया क्या है, धनिया जो कि होरी की पत्नी है, और बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। वहीं पे मेहता का एक और कथन है कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, और मगर जीवन है रईसों का सा। गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास क्या है, गोदान जो है वह यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो गोदान क्या है, जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी, और सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों के में क्रांति परिवर्तन हो चुके थे। और गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। और यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद क्या हो जाता है, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन जाता है। प्रेमचंद के लिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के शिलानुसार को लगाना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सेवा सदन जो कि 1918 में प्रकाशित होता है, यह पहले बाजार हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया था, इसी का हिंदी रूपांतरण है। फिर वरदान 1921 में, प्रेम आश्रय 1922 में, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 में, और गोदान 1936 में, और मंगलसूत्र इनका आखिरी उपन्यास जो कि अपूर्ण उपन्यास है। तो आखिरी अपूर्ण उपन्यास कौन सा, मंगलसूत्र, और आखिरी पूर्ण उपन्यास कौन सा है, गोदान है। और बच्चन सिंह रंगभूमि को 1924 ईस्वी का बताते हैं ना, जो रंगभूमि है इसको बच्चन सिंह ने 1924 का बताया था, गबन को 1930 की रचना मानते हैं। जहाँ गबन 1931 बहुत सारे विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि गबन
1931 का, वहीं बच्चन सिंह इसको 1930 का बताते हैं। और रामदरस मिश्र प्रेमाश्रय को 1921 का मानते हैं और गबन को इन्होंने 1930 में प्रकाशित माना है, गबन को, ठीक है, रामदरस मिश्र ने। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो प्रेमचंद के अगर उपन्यासों को हम लोग कालक्रम अगर निर्धारित किया जाए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेवा सदन आता है जो कि 1918 में लिखा गया। फिर प्रेमाश्रय आता है, और प्रेमाश्रय की बात करें हम लोग, ठीक है, सबसे पहले सेवा सदन 1918 में, उसके बाद प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में, फिर निर्मला 1927 में, फिर गोदान 1936 में। तो ये इसका कालक्रम हो गया। ये सारे के सारे क्या है, उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? 506 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नहीं है? तो निर्मला उपन्यास है, गबन और प्रतिज्ञा उपन्यास है ना। बट ये जो सुनीता है, और सुनीता इनका उपन्यास नहीं है। सुनीता जो है वह जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है, और यह पहली बार 1935 में प्रकाशित हुआ था। सुनीता किसके द्वारा लिखा हुआ है? जैनेन्द्र के द्वारा। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वरदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। निम्न का इसमें उपन्यासों का कालक्रम सही तो जो विकल्प है उसको चिन्हित करना है। तो प्रेमाश्रय 1922 में, गबन 1931 में, और कर्मभूमि यहाँ देख लेते हैं। और जो कर्मभूमि है, ठीक है, 1931 में वो था, हाँ, और कर्मभूमि 1932 में, और गोदान 1936 में, ठीक है। प्रेमाश्रय 1922 में, गबन 1931 में, और कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है, तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918। और मंगलसूत्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इनका अधूरा उपन्यास किसके ने लिखा है? तो यह प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सेवा सदन, अगर सेवा सदन की हम लोग यहाँ बात कर ले एक बार, तो इसमें सुमन उपन्यास की जो मुख्य नायिका है कृष्णचंद्र इसमें है, जो सुमन के पिता है, गजाधर सुमन का पति है, और शांति सुमन की बहन है, भोली एक वैश्य जो बाद में सुमन की मदद करती है। सब सेवा सदन के पात्र हैं। मतलब मंगलसूत्र की अगर पात्रों की बात करें तो इसमें एक देव कुमार है, उपन्यास के मुख्य पात्र देव कुमार। संत कुमार देव कुमार का बड़ा बेटा रहता है जो वकील है, और मधु कुमार देव कुमार का छोटा बेटा जो आदर्शवादी है। वहीं पे सैव्या, सैव्या कौन है? देव कुमार की पत्नी है, और पंकजा देव कुमार की बेटी, और पुष्पा एक अन्य पात्र है किसमें? मंगलसूत्र में, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का। 511 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह जाता है? तो यह मंगलसूत्र, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है। और इसके मुख्य पात्रों की हम लोग बात करें इसमें, तो देव कुमार, संत कुमार, मधु कुमार, सव्या, पंकज, पुष्पा। 512 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो अगर गोदान देखें 1936 में, सेवा सदन 1918 में, कर्मभूमि 1932 में, और वहीं पे अगर शेखर एक जीवनी की बात करें तो शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, और यह 1941 में इसका पहला भाग आता है, 1944 में दूसरा भाग शेखर एक जीवनी उपन्यास का आता है, जो कि अज्ञे के द्वारा रचित है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रतिज्ञा, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है। प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है, और यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। और इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा है। निर्मला में दहेज और कुप्रथा, अनमेल विवाह का जो भीषण परिणाम है वह इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है 509 की सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। और इसमें सुमन, कृष्णचंद, गजाधर, शांति, भोली इसके पात्र हैं। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है, जो कि एक अधूरा उपन्यास है। और इसमें पात्रों की बात करें तो देव कुमार, संत कुमार, मधु कुमार, सैव्या, पंकजा और पुष्पा है। 511 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो वह मंगलसूत्र है। और इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है? शेखर एक जीवनी, जिसके हम लोगों ने भी चर्चा कर चुके हैं।
प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रतिज्ञा उपन्यास जो कि प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। 514 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपन्यासों और उनके वर्णित समस्याओं का एक युग्म सुमेलित करना है हमको कि कौन सा जो इसमें उपन्यास है वह किस चीज से संबंधित है। तो देखिए उत्तर को देख लेते हैं हम लोग कि जो डी इसका ऑप्शन है वो सही है। डी सुमेलित नहीं है, ठीक है, गलत, क्योंकि गबन उपन्यास में प्रेमचंद जी के मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी, स्त्री के आभूषण प्रेम का उभारा है। और देखिए यहाँ पे प्रतिज्ञा विधवा जीवन की कथा है, वह नारी की पराधीनता है प्रतिज्ञा। निर्मला क्या है? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह से संबंधित है। रंगभूमि पूंजीपतियों के प्रतिरोधात्मकता संघर्ष का है। और प्रेमाश्रय जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण है, इसमें दिखाया गया है। और वरदान में अनमेल विवाह का दुष्परिणाम बताया गया है। तो अगला प्रश्न है 515 नंबर की, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो इनकी अगर विधवा समस्या की बात करें तो गबन, गोदान तथा रंगभूमि, इसमें से किसी में भी विधवा समस्या नहीं है। विधवा समस्या की अगर हम लोग बात करें तो वह प्रतिज्ञा में है। 516 नंबर प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कि वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और त्रिपाठी जी सिद्ध हस्त साहित्यकार थे और इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें तो इस प्रकार है: मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होमरू लोगे, मानसी, काव्य मिलन, पथिक स्वप्न, कहानी तरकस, आंखों देखी कहानियां, उपन्यास वीरमाला, मारवाड़ी और पिशाचरी, सुभद्रा और लक्ष्मी। नाटक इनकी बात करें तो देखिए सब उपन्यास थे, वीरवाला, मारवाड़ी और पिशाचरी, सुभद्रा और लक्ष्मी, कहानी इनका तरकस, आंखों देखी कहानियां। नाटक की बात करें तो जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा, फिर अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन तथा व्यंग। अगर इनके रचनाओं की बात करें तो दिमागी अय्याशी और स्वप्नों के मित्र। अगला प्रश्न है 517 नंबर की, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सुदर्शन। कि भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। इनका पूरा नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट और इनका नाम पूरा नाम क्या है? बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। और उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं पे अगर सुदर्शन जी की हम लोग बात करें तो सुदर्शन जी का जन्म पूरा नाम क्या है? बद्रीनाथ भट्ट है और यह उर्दू साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, हिंदी और उर्दू के। और इनका जन्म 1896 ईस्वी में जो सियालकोट है वर्तमान में पाकिस्तान, वहीं पर हुआ था। और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में होती है। और हार की जीत इनकी पहली और सबसे प्रसिद्ध कहानी रही है, हार की जीत, सुदर्शन के द्वारा। और इनके प्रमुख उपन्यास की बात करें तो सुदर्शन का एक उपन्यास है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, भागवंती, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और भागवंती के विषय में थोड़ा समझे तो यह उपन्यास एक गरीब और अनाथ लड़की भागवंती के जीवन पर है, और जो सामाजिक समस्याओं और अन्याय का सामना करते हुए भी अपने आदर्शों को क्या करती है? बनाए रखती है। और अन्य उपन्यासों में इनका है प्रेम पुजारी, सुमन सुदर्शन, विद्रोही आत्माएं और नगीने सुदर्शन। ठीक, इनके सारे उपन्यासों में लमसम सुदर्शन लास्ट में लगा हुआ। हालांकि उनकी पहली पहचान मुख्य रूप से एक कहानीकार में है। तो सुदर्शन मुख्य रूप से कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, बट इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। 518 नंबर प्रश्न है कि 518 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो कौन से काशी से किसका संबंध नहीं है, कौन सी कृति का? तो अगर इसमें देखें तो अलग अलग वैतरणी, इसका जो ये जो उपन्यास है इसका संबंध काशी से नहीं है, मतलब बनारस से नहीं, बाकी काशी काशी इसका संबंध है। गली आगे मूर्ति, ये भी काशी से संबंधित है। झिनी झिनी बिनी बिनी चदरिया, ये भी काशी से संबंधित उपन्यास है। कि शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी, जो अलग अलग वैतरणी है वह शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित है, जो कि आंचलिक उपन्यास है और जिसका संदर्भ जो किससे संबंधित है? करैता गांव से संबंधित है। वहीं काशी का 80 उपन्यास जो कि काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये काशी से संबंधित है। और आगे गली मूर्ति है, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा ही लिखा गया है, ये भी बनारस से संबंधित है। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। वहीं पे झिनी झिनी बिनी बिनी चदरिया अब्दुल्लाह बिस्मिल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और यह उपन्यास बनारस के जो बुनकर हैं उनसे उनके विषय में लिखा गया है। वहीं पर देखिए शिव प्रसाद सिंह के अन्य प्रमुख उपन्यासों को हम लोग देखें तो वैश्वानर काशीवन, नीला चांद काशी 2 और कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूष मंजूषा मंजूषिता,
औरत, अंधकूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, अमृता, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं और उत्तर योगी, ये सब शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। वहीं पर अगर शिव प्रसाद सिंह की हम लोग अगर बात करें तो इनका जन्म 1928 कहाँ पे, बनारस में ही होता है और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में होती है। तो 1928 में जन्म, 1998 में मृत्यु। और इनके उपन्यासों की हम लोग बात करें चर्चित जो कि हैं अलग अलग वैतरणी, जो कि 1967 ईस्वी में लिखा गया। फिर गली आगे मूर्ति है 1974 में, नीला चांद 1988 में, और नीला चांद के लिए इनको 1988 में जो यह नीला चांद लिख रहे हैं इसके लिए इनको 1990 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर 1989 में सैलूस नामक उपन्यास लिखते हैं और 1998 में वैश्यवानर। अगला 519 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का उपयोग है? तो इसमें छंदोग्य उपनिषद का ज्यादा उपयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास अनामदास का पोथा छंदोग्य उपनिषद पर आधारित है और इसे रैक के मतलब रैक को आख्यान भी कहा जाता है क्योंकि रैक की कथा छंदोग्य उपनिषद से ली गई है। और इनके अगर अन्य उपन्यासों की बात करें हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में। और इस उपन्यास के पात्रों की बात करें हम लोग तो बाण भट्ट, उसके बाद भट्टनी या चंद्रधीरी और न्यूनी या निपुणिका जिनका नाम है, सुचरिता है, वीरति व्रज हो गया, फिर महामाया, फिर तू और मिलिंद, अघोर वैभव, इसमें ये सब अघोर भैरव, ये सब यह बाण भट्ट के जो पात्र हैं वो। और चारुचंद्र लेख की बात करें तो 1963 में लिखा गया और इस उपन्यास के पात्रों की बात करें तो चंद्रलेखा, मैना, भद्रकाली और सीधी मौला इत्यादि क्या हैं, चारुचंद्र लेख के पात्र हैं। वहीं पर पुनर्वा की बात करें तो 1973 में लिखा गया और इसमें गोपाल आर्यक और मृणाल मंजरी और मंजुला ये सब इसके पात्र हैं। अनामदास का पोथा जो कि 1976 ईस्वी में लिखा गया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में अगर समझे तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में होता है और निधन इनका 1979 में होता है। तो 1907 से लेकर के 1979 तक इनका जन्म काल रहता है। और ये बहुत ही महान निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक और शोधकर्ता भी रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है और इनका निधन 1979 में हो जाता है। इनके प्रमुख उपन्यासों की हम लोग बात करें तो इनके 4 उपन्यास बहुत ही फेमस रहे हैं। एक तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में है, और ये बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1946 में लिखा गया क्या है, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि बाण भट्ट रहे उनके जीवन पर आधारित है। और इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर मिश्रण है जो काल के समाज, संस्कृति और नारी जीवन को दर्शाने का कार्य किया गया। वहीं पर चारुचंद्र लेख की बात करें तो 1963 ईस्वी में लिखा गया और ये भी क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है और जिसकी कहानी 12वीं शताब्दी के भारत पर आधारित है। तो चारुचंद्र लेख 12वीं शताब्दी का जो भारत रहा है उस पर यह आधारित है कि समाज में जो प्रेम है, संघर्ष है, उसका चित्रण किया गया है। वहीं पर 1973 ईस्वी में फिर पुनर्वा लिखा जाता है और पुनर्वा इस उपन्यास में ये भी ऐतिहासिक है और इसे समाज में, और इसमें क्या है कि समाज के जो नैतिक मूल्य है, स्त्री की स्थिति है, उसको दर्शाया गया। फिर अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में लिखा जाता है और यह एक दार्शनिक और व्यंग्यात्मक रचना है जो उपनिषदों की कथाओं पर आधारित है और इसमें रैक को ऋषि और उनके जो ज्ञान के माध्यम से आधुनिक समाज और उसकी समस्याओं पर व्यंग्य किया गया है। तो इनके 4 उपन्यास हम लोगों ने देखा। सबसे पहले 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर 1963 ईस्वी में चारुचंद्र लेख, फिर 1973 में पुनर्वा और 1976 में अनामदास का पोथा जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1907 में और उसके बाद मृत्यु इनका 1979 में होता है और ये कहाँ के थे, बलिया उत्तर प्रदेश के। 520 नंबर प्रश्न है कि अनामदास का पोथा शीर्षक उपनाम के लेखक कौन है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अनामदास का जो पोथा है इसके जो लेखक है। और इनमें जो मुख्य पात्र कौन से है, रैक ऋषि के आधार पर लिखा गया है और जिसमें उपन्यास में उपनिषदों की कथा पर आधारित है और यह एक दार्शनिक रचा है जिसमें रैक ऋषि के ज्ञान और जीवन दर्शन को दर्शाने का कार्य किया गया है। 521 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में का जो समूह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाया गया है, तो कौन सा ऐसा है जिसमें, कौन सा समूह है जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को देखो तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1973, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973 और अनामदास का पोथा 1976 में लिखा गया उपन्यास है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है।
522 नंबर प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? यह एक उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है। नाम तो इसका बाणभट्ट की आत्मकथा है, बट यह उपन्यास है। वहीं पर चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार की हम लोग बात करें तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और चारूचंद्र लेख जो 1963 ईस्वी में लिखा गया है। 525वां प्रश्न है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम अगर देखें तो वह कौन सा होगा? तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में, फिर चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 73 में 1973 में, और नामदास का पोथा 1976 ईस्वी में लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। 526वां प्रश्न है कि द्विवेदी जी के उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है, तो कौन से? नामदास का जो पोथा है उसको रैक्व आख्यान भी कहा जाता है, और नामदास का पोथा जो कि 1976 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 527 नंबर प्रश्न है कि महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ उपन्यास की पात्र है? तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा है, उसी की पात्र है एक महामाया। देखिए, महामाया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचित बाणभट्ट की आत्मकथा की एक पात्र है, और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की अगर बात करें तो इस उपन्यास के जो प्रथम उच्छ्वास से पूर्व मिस कैथरीन का जिक्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, और द्विवेदी जी ने उन्हें दीदी कहते हैं। इसमें उदयगिरी, देखिए ये जो पंक्ति लिखा गया है इसमें क्या है कि जो ये उच्छ्वास से पूर्व मिस कैथरीन का इसमें जिक्र किया गया। जो कैथरीन है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लेडी रहती हैं, जो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी रहती है, और कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रिया की। और यह कुछ लिखती रहती है ना, तो उसके जो कुछ प्रतिलिपियाँ हैं वह जब ये वापस जाती है ट्रेन में तो इनको बहुत ही मानती हैं कि इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो इनको कुछ प्रतियाँ उनको ये प्राप्त होती है उनके द्वारा। फिर वह क्या करते हैं? इस रचना को लिखते हैं। फिर इनकी मुलाकात फिर बाद में भी शायद होती है बहुत वर्षों के बाद। फिर इसमें उदयगिरी की 5वीं गुफा से प्राप्त वाराह की मूर्ति के उपपाद उपन्यास का कथा प्रारंभ होती है। फिर पात्र दिन की बात करें तो बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका, सुचरिता, अघोर भैरव और तुवर मिलिंद इसके क्या है? पात्र हैं। 528वां प्रश्न की इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमाई शक्ति को की अब उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो बाणभट्ट की कथा आत्मकथा से लिए गए हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो रचित है बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित होती है, इसी से ली गई है। और इस उपन्यास की कथा का वर्णन ये जो कथा कही गई है वह वर्धन वंश और मौखरी वंश से संबंधित है। और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्रों की बात करें तो इसमें पुरुष पात्र कौन कौन से? एक तो बाणभट्ट है खुद, उसके बाद अघोर भैरव है एक, और वीरति वज्र है, और स्त्री पात्र में महामाया, सुचरिता, निपुणिका और सुचरिता है। 530वां प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार रहे हैं? तो यह सांस्कृतिक मिथकीय धारा से संबंधित रहे हैं। कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार थे, और जिसकी झलक बाणभट्ट की आत्मकथा में हमको देखने को मिलता है। और इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा का महावराह में बेहद सशक्त मिथकीय प्रस्तुत मिलती है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, और सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का एक विश्लेषण है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी की अगर हम लोग बात करें तो यह बाणभट्ट की जो आत्मकथा है इसकी क्या है? नायिका है, भट्टिनी है ना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रधान पात्र कौन है? बाण है, जो कि बाणभट्ट इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। और इस उपन्यास में भट्टिनी तथा निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र है। ठीक है, दो इसमें, तो एक भट्टिनी है और एक निपुणिका है। 531 नंबर प्रश्न है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो हम लोग किशोरी गोस्वामी जी की अगर बात करें तो ठीक है, तो इसमें से कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है? तो डी नंबर जो भोजपुर का ठग है, यह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। भोजपुर का जो ठग है वह इनके द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि यह गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है भोजपुर का ठग। और वहीं पे किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। तो सामाजिक और जो ऐतिहासिक विषयों पर किशोरीलाल गोस्वामी ने 65 उपन्यास लिखे हैं, और उनमें कुछ उपन्यास कुछ उपन्यास त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, प्राणयिनी परिणय, और लवंग लता या आदर्श बाला,
फिर सुख सरवरी, लीलावती प्रेममयी, राजकुमारी तारा, चपला व या नव्य समाज चित्र, कनक कुसुम या मस्तानी, तरुण तपस्विनी या कुटीर वासिनी, लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा और रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, इंदुमती या वन विहंगिनी, मालती माधव या मदन मोहिनी आदि। तो अगर इनके उपन्यासों को थोड़ा अगर हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो इनके उपन्यासों में हर में या लिख करके आया हुआ है ना, तो इस तरह से हम लोग इनके उपन्यासों को थोड़ा इजीली समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लवंग लता किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास है और लवंग लता जो कि लिखा गया है किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। रजिया बेगम किसकी रचना है, तो रजिया बेगम भी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित है। 534 नंबर प्रश्न है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है, तो यह ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। देखिए यहाँ पर कि प्रसाद के दो सामाजिक उपन्यास है, एक तो कंकाल और तथा तितली, और पर्याप्त चर्चित रहे हैं। दो उपन्यास इनके बहुत ज़्यादा चर्चित है, कंकाल और तितली। इन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है इरावती, और किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया और इरावती का उपन्यास अधूरा रह जाता है। कंकाल की बात करें तो 1933 और 1929 में, और तितली 1934-33 के आसपास लिखा जाता है, और इरावती फिर लिखा जाता है उसके बाद, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 1936 में, जिसके पास बाद यह पूर्ण नहीं हो पाती है ना, मतलब 1937 के आसपास। और इरावती में शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को बड़ी सहजता के साथ चित्रित किया जा रहा था तथा बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति से निश्चय ही यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता, लेकिन प्रसाद जी ने पूरा कर नहीं सके। और कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है ना, कंकाल में, जो कि 1929 में प्रकाशित होती है। और कंकाल की कथा का केंद्र क्या है, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है, और साथ ही साथ इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण करने का कार्य जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के आधे उपन्यास का क्या नाम है, तो वह है इरावती, जो कि उनकी मृत्यु हो जाती है जिसके कारण से यह पूर्ण नहीं हो पाती। वहीं पे तितली और कंकाल भी जयशंकर प्रसाद का है, बट और इसमें मंगलसूत्र जो रचना है ये भी अपूर्ण रचना, लेकिन यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 536 नंबर प्रश्न है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है, तो इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है, तो यह जो बात है वह उठाई गई चित्रलेखा में कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा है, और इसके केंद्र में पाप और पुण्य विषय रहा है, जिसमें एक सन्यासी सांसारिक की ओर अग्रसर होना चाहता है, लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे क्या करती है, फटकारती तथा उसकी खुद की रुचि सन्यास में हो जाती है। और चित्रलेखा में महान योगी कुमारगिरी और भोग विलास तथा वासना में लिप्त शासक बीजगुप्त के चरित्र की पारस्परिक तुलना में वर्मा जी अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की जो नई परिभाषा है करते हैं, और उसे और अपने शिक्षक से अंतिम पाठ इस प्रकार सुनते हैं कि संसार में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन मात्र है, फिर पाप और पुण्य कैसा। ठीक, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब यह बात किसमें कही गई है, जो समस्या की वह चित्रलेखा में की गई है, जो कि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है, तो अगर बात करें तो इसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की, तो इसमें जो प्रश्न है थोड़ा गलत दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न में जो इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और उसके बाद आगे तीनों क्या है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अगर इनके विषय में चर्चा करें हम लोग थोड़ा, तो अगर इलाचंद्र जोशी की बात करें तो इनका जन्म 1903 में होता है और मृत्यु 1982 ईस्वी में होता है, और यह मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार लेखन के क्या है, प्रणेता माने जाते हैं इलाचंद्र जोशी जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में, और उन्होंने अपने उपन्यासों में पात्रों के मन की गहराई में जाकर क्या किया, उनकी कुंठा क्या है, उनकी भावना क्या है, और आखिर वह किस प्रकार से आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो इस पे यह लिखे हैं। और इनके जो उनके उपन्यासों में जो सिगमंड फ्रायड और एडलर के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगर इनके उपन्यासों की बात करें इलाचंद्र जोशी जी के, तो घृणामयी जो कि 1929 में प्रकाशित होती है, यह पहला उपन्यास है, घृणामयी 1929 इलाचंद्र जोशी का। सन्यासी 1941 में, और पर्दे की रानी 1942 ईस्वी में।
फिर इसके बाद निर्वासित 1948 ईस्वी में, मुक्तिपथ 1950, जिप्सी 1952, सुबह के भूले 1951 में और जहाज का पंछी 1955 में, फिर ऋतु चक्र इनके द्वारा लिखा गया 1969 में। तो यह सब ईला चंद्र जोशी के द्वारा लिखित उपन्यास है। कौन कौन से, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। घेरामई 1929 में, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1942, निर्वासित 1948, मुक्तिपथ 1950, जिप्सी 1952, सुबह के भूले 1951 और जहाज का पंछी 1955 में और ऋतुचक्र 1969 में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जैनेन्द्र जी का, तो ठीक है, अज्ञेय जी की बात कर लेते हैं। जैनेन्द्र को आगे देख लेंगे हम लोग। अज्ञेय जी की बात करें तो अज्ञेय जी जो प्रयोगवादी और नई कहानी के जो प्रणेता माने जाते हैं। इनका जन्म 1911 में होता है और मृत्यु 1987 ईस्वी में हो जाती है। और इनका जन्म कहाँ पे है, तो इनका जन्म जो कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर होती है। और इनके उपन्यासों की बात करें तो इन्होंने 3 मुख्य उपन्यास लिखे हैं, मतलब जो प्रसिद्ध हैं। एक तो शेखर की जीवनी, जो कि 1941 में इसका प्रथम भाग, और जो दूसरा भाग है वो 1944 में आती है। फिर नदी के द्वीप 1951 में, और अपने अपने अजनबी 1961 में लिखा जाता है, जो कि इन्हीं के द्वारा है। अगला प्रश्न है, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो मनोविश्लेषण अगर बात करें तो हम लोगों ने ऊपर देखा जैनेन्द्र, ईला चंद्र जोशी और अज्ञेय जी। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है, तो हमने अभी ऊपर देखा यह कौन सा है, यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो ईला चंद्र जोशी के द्वारा लिखा हुआ है। कौन सा, जहाज का पंछी। और जहाज का पक्षी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नायक के जो आत्म अन्वेषण और अंतर्हित जो भावनाएं हैं उसका अध्ययन किया गया है। देखिए यहाँ पर इसमें इसके लेखक ईला चंद्र जोशी है, और इस उपन्यास में एक ऐसे मध्यम वर्गीय नवयुवक की परिस्थिति प्रताड़ित जीवन की कहानी है जो कलकत्ता में विषमता जनित घेरे में फंसकर इधर उधर भटकने लगता है और विवश हो जाता है, किंतु उसकी बौद्धिक चेतना उसे रह रहकर नित्य नूतन पथ को अपनाने को प्रेरित करता रहता है। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी, निर्वासित आदि क्या है इन्हीं के उपन्यास है, किसके, ईला चंद्र जोशी जी के। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। घेरामई 1929, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1942, निर्वासित 1948, मुक्तिपथ 1950, जिप्सी 1952 में, सुबह के भूले 1951 में, जहाज का पक्षी 1955 ईस्वी में और ऋतुचक्र 1969 में ईला चंद्र जोशी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। और सन्यासी या किसकी कृति है, तो यह ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है जो कि एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। और सन्यासी की रचना कब की गई थी, तो सन्यासी 1941 में लिखा गया है ईला चंद्र जोशी के द्वारा। और इसमें क्या है कि जो नायक एक नंद किशोर के अहंकार और बाद में उसके उत्थान को दिखाया गया है सन्यासी में। गुलाम मंडी की अगर हम लोग बात करें तो गुलाम मंडी किसकी उपन्यास की, इसकी कौन लेखिका है, तो इसकी लेखिका है निर्मला भुराड़िया। तो इसकी लेखिका कौन है, निर्मला भुराड़िया की गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला जी हैं। और इसमें मानव तस्करी के वैश्विक समस्या को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पे सामने लाया गया है। और इसके अन्य उपन्यासों की हम लोग बात करें तो फिर कोई प्रश्न करो, नचिकेता और खुशी का विज्ञान। वहीं पे अगर हम लोग बात करें किनकी, निर्मला भुराड़िया जी की, तो यह बहुत ही अच्छी उपन्यासकार रही हैं, कहानीकार रही हैं। और वे 28 वर्षों से असम लेखन करती रही है ना। और इनके उपन्यासों की हम लोग अगर बात करें तो ऑब्जेक्शन मिला, उसके बाद गुलाम मंडी, और यह उपन्यास जो है मानव तस्करी, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने दिखा है किसमें, जो मानव तस्करी है, देह व्यापार है और किन्नरों की समस्या पर जो आधारित है। उसके बाद जहर खुरानी इन्हीं की उपन्यास है, किसका, निर्मला भुराड़िया जी का। 542 नंबर प्रश्न है कि अंतिम अरण्य शीर्षक उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो इसमें जो अंतिम अरण्य है इसके जो लेखक है वह है निर्मल वर्मा जी। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जो इसके लेखक है निर्मल वर्मा जी हैं। और इनका उपन्यास है। फिर अगले देखिए, वे दिन 1964 में, लालटीन की छत 1974 में, एक चिथड़ा सुख 1989 में, और रात का रिपोर्टर 1989 में। ये सब निर्मल वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास है। और निर्मल वर्मा जी की अगर हम चर्चा करें तो निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में होता है, और यह नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। निर्मल वर्मा किससे संबंधित है, नई कहानी से संबंधित है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में मिलता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में इनको मिलता है। और पद्म भूषण भी इनको सम्मानित किया गया है 2002 ईस्वी में, और 2005 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1929 से लेकर 2005 तक यहाँ इनकी जीवन चलती है। और इनके उपन्यासों की हम लोग बात करें तो वे दिन, इनका उपन्यास है वे दिन 1964 ईस्वी में। लालटीन की छत, इसको हम लोगों ने देखा, इसका जो प्रकाशन है वह 1981 है। और यह उपन्यास एक किशोरी की भावनात्मक दुनिया को दर्शाने का कार्य किया गया। फिर एक चिथड़ा सुख 1979 में लिखा गया है, और यह उपन्यास आधुनिक जीवन की निरसता
फुकलेपन और संबंधित जो इससे संबंधित जटिलता है उसको दर्शाने का कार्य करती है। फिर रात का रिपोर्टर 1989 में लिखा गया और यह उपन्यास आपातकाल के दौरान की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल को दर्शाता है। कौन सा? रात का रिपोर्टर, जो कि लिखा गया निर्मल वर्मा के द्वारा। और उसके बाद एक और है अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य की बात करें तो 2000 ईस्वी में यह प्रकाशित होती है और यह इनका लास्ट उपन्यास है। इसमें एक काल्पनिक दुनिया का चित्रण किया गया है जो आधुनिक सभ्यता है उसके अंत की ओर संकेत करती है। फिर 543 नंबर प्रश्न है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है उपन्यास के वह है विनोद कुमार शुक्ल जी। और इनके और उपन्यासों की हम लोग बात करें तो नौकर की कमीज 1939 में, 79 में, सॉरी, नौकर की कमीज 1979 में, खिलोगे तो दिखोगे इनके अन्य उपन्यास है। और विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार माने जाते हैं। शुक्ल जी के जो दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए इनको 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पर इनकी चर्चा कर लेते थोड़ी सी। इनका जन्म 1937 ईस्वी में होता है और इनका जन्म 1937 में कहाँ पर? या छत्तीसगढ़ के हैं। और इनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है, वर्तमान में भी जीवित हैं। और इनके अगर अन्य उपन्यासों की हम लोग बात करें तो नौकर की कमीज 1979 में, है ना, नौकर की कमीज 1979 में। और यह इनका क्या है? पहला उपन्यास है। और इसमें क्या है कि एक बाबू के जीवन की साधारण जो लिखित मार्मिक कहानी को दर्शाया गया। यह उपन्यास एक नौकर की कमीज के माध्यम से नौकर जो नौकरी पेशा वर्ग की मानसिकता और उनके छोटे छोटे सुख दुखों को इसमें बताने का कार्य किया गया। फिर खिलेगा तो देखेंगे, यह उपन्यास 1982 ईस्वी में लिखा गया है। खिलेगा तो देखेंगे। और इसमें क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल की जो विशिष्ट शैली है इसमें देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि साधारण जीवन के जो अनुभवों हैं उसको एक काव्यात्मक और दार्शनिक जो तरीके से इसमें प्रस्तुत करने का कार्य किया है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। उसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती थी और दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास लिखा गया 1997 ईस्वी में। और इस उपन्यास के लिए इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और इसमें नायक और नायिका के आपसी संबंध, उनके अकेलेपन और जो प्रेम को एक अद्भुत कल्पनाशील के साथ चित्रित किया गया है। फिर हरे पेड़ की पत्तियां, यह 1984 ईस्वी में लिखा गया है। हरे पेड़ की पत्तियां, और यह उपन्यास प्रकृति मनुष्य और रिश्तों को एक अलग दृष्टिकोण से दिखाया गया है। फिर हरियर की कहानी, फिर तुम्हारे लिए 2018 में इनकी नवीनतम उपन्यास है तुम्हारे लिए। और इसमें उनकी जानी मानी शैली में मानवीय संबंधों और संवेदनाओं का चित्रण किया गया है। तो हम लोगों ने देखा इनके उपन्यासों को। नौकर की कमीज 1979 में, खिलेगा तो दिखेंगे 1982, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997, और इसी के लिए इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हरे पेड़ की पत्तियां 1984 में, तुम्हारे लिए जो वर्तमान में 2018 में लिखा गया है। और बात करें अभी लेटेस्ट की तो 2025 में विनोद कुमार शुक्ल को क्या मिला है? 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि हिंदी साहित्य के जगत में सबसे बड़ा जो लेखन का एक पुरस्कार है, या इनको हिंदी साहित्य के लिए मिला है 2025 में 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ में है के हैं। और इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। 544 नंबर प्रश्न है कि हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको मिलता है? कि मतलब कि जो तिलस्मी या फिर जो जासूसी उपन्यास है यह कौन लिखने की इसका शुरुआत करते हैं, प्रेरणा कौन है इनकी? तो वह देवकी नंदन खत्री जी हैं। उपन्यास की यहाँ बात हो रही है ना। देखिए यहाँ पे प्रवृत्ति भेद के आधार पर द्विवेदी योगीन कालीन उपन्यासों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है उसमें अगर उपन्यासों की हम लोग बात करें तो इससे 5 वर्ग हो सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। अगर डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो उसमें यह उद्धृत है कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की जो परंपरा है वह देवकी नंदन खत्री से माना जाता है। तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जो स्टार्टिंग है वह कहाँ से माना जाता है? देवकी नंदन खत्री। या कहाँ से मिलता है? डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से। और भारतेंदु युग में आरंभ की गई थी यह। और उसके बाद खत्री जी के काजर की कोठरी, देवकी नंदन खत्री की जो है काजर की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में, गुप्त वेदना 1906 में, और भूतनाथ प्रथम 6 भाग 1906 में, चंद्रकांता, फिर चंद्रकांता संतति, नरेंद्र प्रेम मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भरखून आदि उपन्यास इसी युग में प्रकाशित होते हैं। और भूतनाथ क्या है? यह अपूर्ण रही उपन्यास, और अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वे उपन्यास के केवल 6 भागों को लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री इनको पूर्ण करते हैं। और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी ने किया है। देखिए यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो
जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का, मतलब कि जासूसी और जो तिलस्मी टाइप का उपन्यास है वह किसके इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो देवकीनंदन खत्री तिलस्मी की, और जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसको माना जाता है, गोपाल राम गेहमरी जी को, इसको याद रखेंगे। वहीं पर अगर हम लोग देवकीनंदन खत्री की बात करें तो इनका जन्म 1861 में होता है और 1913 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह पहले उपन्यासकार थे जिन्होंने तिलस्मी और अयारी की बात की है ना। यहाँ पे जासूसी नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे तिलस्मी और अयारी उपन्यास होगा ना। ये जासूसी उपन्यास के अयारी है ना, क्योंकि जासूसी उपन्यास के प्रणेता कौन है, तो वह है गोपाल राम गेहमरी जी। और देवकीनंदन खत्री की बात हम लोगों ने किया, 1861 में जन्म, 1913 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और ये कहाँ के थे, ये मुजफ्फरपुर बिहार के थे, ठीक है। और इन्हें तिलस्मी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके उपन्यासों इतनी लोकप्रिय है कि इनको पढ़ने के लिए कई कई जो हिंदी नहीं भी जानते थे ना, तो इनको उपन्यास को पढ़ने के लिए क्या किए, बहुत जल्दी हिंदी सीखे ताकि इनके उपन्यास को पढ़ सके। अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो बहुत ही फेमस उपन्यास इनका रहा है जो चंद्रकांता, 1888 में प्रकाशित होती है। इसी को पढ़ने के लिए लोग क्या करते हैं, जो जिसको हिंदी नहीं आता वो भी हिंदी सीखते हैं। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यास है। और इसकी कहानी दो राज्यों में, जैसे कि एक नौगढ़ और विजयगढ़ के राजकुमारों और राजकुमारी चंद्रकांता के प्रेम और रोमांच का ये पर आधारित है। इसमें अयारी और तिलिस्म भरपूर रूप से दिया गया है। मतलब अयारी और तिलिस्म की बात करें तो जादुई एक तरीके से कह सकते हैं। फिर चंद्रकांता संतति, इसी का भाग आता है 1896 ईस्वी में चंद्रकांता संतति के नाम से। और यह चंद्रकांता उपन्यास का अगला ही भाग है। मतलब जो चंद्रकांता 1988 में 1888 में प्रकाशित होता है, उसी का अगला भाग है 1896 में प्रकाशित होता है चंद्रकांता संतति। और यह 24 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसमें राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र सिंह के बच्चों की कहानी और उनके रहस्यमयी कारनामों का इसमें वर्णन है। फिर भूतनाथ 1906 में प्रकाशित होता है और यह चंद्रकांता संतति की अगली कड़ी और जिसमें 21 भागों को प्रकाशित किया गया है, बट यह अधूरा रह जाता है। और इसको कौन कौन पूरा करता है, दुर्गा प्रसाद खत्री, जो देवकीनंदन खत्री के पुत्र हैं। फिर उसके बाद नरेंद्र मोहनी 1899 में, यह भी एक तिलस्मी उपन्यास है। और वीरेंद्र वीर 1899 में, यह भी ये क्या है, अयारी उपन्यास है जो अपनी रहस्यमयी कहानी के लिए जाना जाता है। तो देवकीनंदन खत्री के विषय में हम लोगों ने देखा 1861 में जन्म और 1913 में मृत्यु। इनके उपन्यासों की बात करें तो चंद्रकांता 1888 में, चंद्रकांता संतति 1896 ईस्वी में, फिर भूतनाथ 1906, नरेंद्र मोहनी 1899 और वीरेंद्र वीर 1899 में प्रकाशित होती है। अगर भूतनाथ उपन्यास की हम लोग बात करें तो यह 1906 में प्रकाशित होती है, किसके द्वारा, तो देवकीनंदन खत्री के द्वारा। और भूतनाथ क्या है, यह चंद्रकांता जो संतति है जो 1896 में आई थी, वह उसी का यह अगला भाग है। इसमें 21 जो भाग है वह प्रकाशित हुए हैं और बट यह अधूरा रह जाता है भूतनाथ। तो इसको कौन पूरा करता है, तो इसको पूरा करते हैं जो देवकीनंदन खत्री के पुत्र हैं, कौन, दुर्गा प्रसाद खत्री, इसी को वह पूर्ण करते हैं। अगला प्रश्न है कि गली आगे मूर्ति है, इसके लेखक कौन है, तो गली आगे मूर्ति है यह शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। गली आगे मूर्ति उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। और शिव प्रसाद सिंह के अगर अन्य कृतियों की बात करें तो अलग अलग वैतरणी पहला उपन्यास इनका और नीला चांद या इनका उपन्यास है। अगर हम लोग शिव प्रसाद सिंह के विषय में एक बार और चर्चा कर ले तो इनका जन्म 1928 में होता है और 1928 में कहाँ पे, जलालपुर गांव में हुआ था, बनारस में। और 1998 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके उपन्यासों की बात करें तो अलग अलग वैतरणी और अलग अलग वैतरणी जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित होता है। उसके बाद गली आगे मूर्ति है जो यहाँ पे दिया गया है, और गली आगे मूर्ति है 1974 में प्रकाशित होती है। और गले आगे मूर्ति है या काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय है बीएचयू के छात्रावास के जीवन पर आधारित एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें युवा वर्ग की बेचैनी, आदर्शवाद, विद्रोह और बदलते सामाजिक राजनीतिक परिवेश का चित्रण किया गया। फिर नीला चांद, जो इनका नीला चांद उपन्यास है, यह 1988 में लिखा गया था और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1990 में। फिर उसके बाद शैलूष, इनका एक और उपन्यास है 1989 में। फिर वैश्ववानर जो कि 1998 में प्रकाशित होता है। अगला है कि नीला चांद उपन्यास के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि इनके लेखक कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह। और नीला चांद का जो प्रकाशन है वह 1988 ईस्वी में होता है और इसी के लिए इनको 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और बात करें तो यह उपन्यास 10वीं शताब्दी की जो काशी के इतिहास, संस्कृति और जीवन को दर्शाने का कार्य इसमें किया गया है। अगला 548 नंबर प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो यह हिंदी प्रदीप पत्रिका में हुआ था। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा हुआ उपन्यास है और उपन्यास का आरंभिक प्रकाशन हिंदी प्रदीप पत्रिका में होता है। वस्तुतः इसका प्रकाशन 1886 ईस्वी हिंदी प्रदीप पत्रिका में हुआ था। और यहाँ पे अगर बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो यह किससे संबंधित है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र काल से संबंधित है। और
बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में कहाँ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होता है, और इनकी मृत्यु 1877 ईस्वी में, सॉरी मृत्यु नहीं, इनका मृत्यु, एक मिनट, तो जो ये बालकृष्ण भट्ट है, इनका जन्म 1844 ईस्वी में कहाँ होता है, इलाहाबाद में, है ना, उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु इनका 1914 ईस्वी में होता है। और 1877 की मैं बात कर रहा था, तो 1877 में जो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका है, जो मंथली आता था, तो इसका इन्होंने संपादन किया। इसी में अपना जो उपन्यास है, कौन सा, नूतन ब्रह्मचारी, इसका प्रकाशन करते हैं। तो इनके अगर उपन्यासों की हम लोग बात करें, तो इसमें आ जाता है एक तो नूतन ब्रह्मचारी इनका, जो कि 1886 ईस्वी में प्रकाशित होता है, हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जो इन्हीं के द्वारा यह पत्रिका चलाई जाती है 1877 ईस्वी में। और उनके इसके बाद एक और उपन्यास इनके द्वारा लिखा जाता है, 100 अजान एक सुजान, जो कि 1892 ईस्वी में प्रकाशित होता है, 100 अजान एक सुजान। और इस उपन्यास में 100 अज्ञानी जो लोगों पर एक कहानी, एक क्या है कि 100 अजान एक सुजान पे क्या है कि अ, इसमें क्या है कि ये 100 अज्ञानी लोगों पर एक ज्ञानी व्यक्ति की कहानी के माध्यम से समाज की जो मूर्खता है और चालाकी को इसमें दर्शाने का कार्य किया गया है। यह उपन्यास क्या है कि जो समाज में सुधार की भावना है, उससे यह क्या है, उपन्यास ओतप्रोत है। 549 नंबर प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है, तो यह है बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी। और नूतन ब्रह्मचारी कब प्रकाशित होता है, 1886 ईस्वी में, जो कि हिंदी प्रदीप जो इनकी बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, जो 1877 में प्रकाशित हुई थी, इसी के अंतर्गत 1886 में जो इनकी नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, उसकी इसका प्रकाशन होता है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो 100 अजान एक सुजान के लेखक भी कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और यह कब लिखा जाता है, 1892 ईस्वी में। इसके बारे में मैंने बताया अभी। और नूतन ब्रह्मचारी हैं, और नूतन ब्रह्मचारी क्या है, यह एक उपन्यास है। और नूतन ब्रह्मचारी की बात करें, तो अभी हमने देखा 1886 ईस्वी में प्रकाशित हो रही थी। और नूतन ब्रह्मचारी, यह इसमें एक युवा ब्रह्मचारी की कहानी, जो समाज में फैली बुराइयों और पाखंड को उजागर करने का कार्य करता है। और इसमें क्या है कि आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों पर आधार रूप मतलब इसमें जोर दिया गया है। 552वां प्रश्न है कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है, तो यह सांप्रदायिकता से संबंधित है। काला जल जो इसके लेखक गुल शेखर खान शानी का बहुत बहुत चर्चित उपन्यास है, कि बहुत ही ज्यादा चर्चित है ये उपन्यास, कौन सा, काला जल। और काला जल गुलशेर खां का उपन्यास है, गुलशेर खां शानी का, और जो कि 1965 ईस्वी में काला जल नाम से प्रकाशित होता है। तो 1965 में यह काला जल, जो कि लिखा गया है गुलशेर खां शानी के द्वारा, यह प्रकाशित होता है। और शानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27-28 साल के थे। इसमें क्या है कि सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यवर्गीय जो मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख दर्द और संघर्ष का जो कच्चा चिट्ठा मौजूद है। और इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारंपरिक संबंधों को भी परखा गया है। और इस उपन्यास के 3 खंड में विभक्त किया गया है। और इसके जो अन्य उपन्यास हैं, उसमें साफ और सीढ़ी हो गया, एक लड़की की डायरी, और एवं नदी और छिपिया, इनका यह क्या है, सामाजिक उपन्यास है। किसका, तो गुलशेर खां शानी जी का। और इनका उपन्यास काला जल, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित होता है। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है शानी, गुलशेर खां शानी जी। और इनका काला जल उपन्यास कब प्रकाशित होता है, 1965 ईस्वी में, जो कि सांप्रदायिकता पे है। जैसे कि विभाजन के बाद आखिर एक मुस्लिम परिवार है, उसके साथ कैसे कैसी समस्याएं आती है, उस पर संबंधित है। 554 नंबर प्रश्न है कि मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो मृग नयनी के रचनाकार वृंदावन वर्मा है। कि मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। और यह उपन्यास का प्रकाशन 1950 में हुआ था, मृग नयनी का। और वृंदा वृंदावन लाल वर्मा को ही हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि किसको दी गई है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी को। अगर हम लोग वृंदावन लाल वर्मा की बात करें, तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में होता है। कब, 1889 ईस्वी में। कहाँ के हैं ये, तो यह झांसी जिले में है ना, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, झांसी उत्तर प्रदेश में, जहाँ से झांसी की रानी महालक्ष्मी बाई है मणिकर्णिका, वहीं से ये भी है। तो 1889 में जन्म, और 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उनको जो है पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। और उनके उपन्यास झांसी की रानी को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है। तो इन्होंने, वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी नाम से भी एक उपन्यास लिखा है। देखिए, उन सबकी हम चर्चा करेंगे।
कि वृंदालाल वर्मा जी के अगर उपन्यासों की बात करें तो एक तो उनका गढ़ कुंडार हो गया 1927 ईस्वी में, विराट की पद्मिनी 1930 में वृंदावन वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। एक तो गढ़ कुंडार 1927, विराटा की पत्नी पत्नी है ना, सॉरी विराटा की पद्मिनी, जो कि यह क्या है बहुत ही ऐतिहासिक उपन्यास है। झांसी की रानी फिर इनके द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी में, और यह है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर कचनार 1948 में, मृगनयनी है ना, जो कि यहाँ पे आया हुआ है मृगनयनी, और यह 1950 में प्रकाशित होता है। यह सबसे इनका प्रतिष्ठित जो बहुत ही फेमस उपन्यास है, और जिसमें राजा और प्रजा, राजनीतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य और संयम तथा इतिहास और कल्पना का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। फिर अमरबेल बेन के द्वारा लिखा गया है 1952 ईस्वी में। फिर राखी की लाज 1952 ईस्वी में। फिर टूटे कांटे 1954 में। उसके बाद भुवन विक्रम 1957, और माधवजी सिंधिया, यह उपन्यास माधवजी सिंधिया पर के जीवन पर आधारित है। कौन सा? माधवजी सिंधिया। फिर अहिल्याबाई भी लिखा गया इनके द्वारा, जो कि अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित है। इनके अलावा इनके और उपन्यासों की हम लोग बात करें जो कि कम चर्चित है लेकिन इन्होंने लिखा है, एक तो संगम 1928 में, लगान 1929, कुंडली चक्र 1932, प्रेम की भेंट 1928, मुसाहिब जी 1946, कभी न कभी 1945, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, कीचड़ और कमल, ये सब शामिल इनके उपन्यासों में। किसके? वृंदावन लाल वर्मा जी का, जो कि कहाँ के हैं? झांसी के। इनका जन्म कब हो रहा था? तो इनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1969 में। देखिए यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। जो गढ़ कुंडार है वह 1927 में प्रकाशित होता है। फिर भुवन विक्रम, जो कि भुवन विक्रम की हम लोग बात करें तो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हो रहा है। यह 1957 ईस्वी है। उसके बाद विराटा की पद्मिनी की अगर हम लोग बात करें तो विराटा की पद्मिनी 1930 में प्रकाशित होती है। फिर कचनार 1948 में है ना, जो कचनार है 1948 में। फिर यहाँ पे नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में गढ़ कुंडार का को 1930 की रचना बताई गई है ना, गढ़ कुंडार 1930 की रचना इसमें बताई गई है। किसमें? जो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा पुस्तक है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या एक ऐतिहासिक नाटक है, सॉरी नाटक नहीं, ये उपन्यास है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में विराटा की पद्मिनी जो है यह उसको 1936 ईस्वी बताया गया है। ठीक है, विराटा की पद्मिनी को 1936 ईस्वी बताया गया है। किसके द्वारा? तो यह डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा बताया गया, जबकि यह 1930 की रचना अन्य जो इतिहासकार रहे उनके द्वारा बताया गया है। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो यह है मृगनयनी, जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और मृगनयनी यह इसमें क्या है कि राजा और प्रजा, राजनीतिक और सांस्कृतिक और सौंदर्य और प्रेम, संयम तथा इतिहास और कल्पना का इसमें अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है मृगनयनी में। वहीं पर दादा कामरेड की बात करें हम लोग तो यह यशपाल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सेवा सदन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ठेठ हिंदी का ठाट था अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ दो उपन्यास लिखे गए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। ठेठ हिंदी का ठाट, ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाट, और यह कब लिखा गया ठेठ हिंदी का ठाट? तो 1899 ईस्वी में। और वहीं पे हम लोग अधखिला फूल के बारे में बात करें तो यह 1907 में प्रकाशित होता है। किसके द्वारा? तो यह उपन्यास लिखा जा रहा है हरिऔध के द्वारा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अगर हम लोग बात करें तो उपन्यास प्रेम कांता, और नाटक इनका रुक्मणी परिणय, और महाकाव्य प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली में सबसे पहला यह महाकाव्य माना जाता है। किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। अगर हम लोग इनके बारे में अगर देखें अयोध्या जी के बारे में, सॉरी हाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में, तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में होता है उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले में, और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में होती है। और इनके अगर उपन्यासों की हम लोग बात करें तो ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि 1889 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 1889 नहीं 99 है ना, 1899 में प्रकाशित होता है। और यह इसमें क्या है कि हिंदी का पहला उपन्यास इसको माना जाता है कई लोग के द्वारा। और इसमें ग्रामीण समाज और उसकी जो बोलचाल की भाषा है उसमें सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। उसके बाद अधखिला फूल, जो कि यह उपन्यास 1907 में प्रकाशित हुआ था और यह सामाजिक विषय पर आधारित है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो 1899 में लिखा गया ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। आगे उपन्यास लेखन की जो प्रतिभा नहीं थी है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने बहुत ही कम उपन्यास लिखे हैं ना, क्योंकि ये बहुत अच्छे काव्य रहे हैं
मतलब सॉरी बहुत ही अच्छे कवि रहे, कविताओं को बहुत अच्छे से लिखा है उपाध्याय जी ने। और इनके उपन्यास की बात करें तो अतिथिला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का एक दुष्परिणाम दिखाया गया है। फिर ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में इनकी प्रसिद्ध रचना है, किंतु कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर यह लेखन की अधिक दृष्टि रही है इनकी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है, तो यह ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है जो कि 1899 ईस्वी में लिखा गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस रचना क्या क्या है ये, तो यह उपन्यास है जो कि 1899 में लिखा गया था। पदात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है, तो श्यामा स्वप्न जो कि ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा रचित है। और ठाकुर जगमोहन सिंह कब के हैं, तो ये भारतेंदु जो युग है उसी के समय के हैं। और इन्होंने पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास लिखा है जो 1888 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में जो ब्राह्मण कुमारी श्यामा है तथा क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर है, इनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में देखें तो अंबिका दत्त व्यास ने श्यामा स्वप्न उपन्यास को गद्य काव्य कहा है। अंबिका दत्त ने इनको अंबिका जो दत्त है इनके जो यह उपन्यास है इसको गद्य कहा है। कौन सा, श्यामा स्वप्न को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें एक प्रेम पथिक कवि के रूप में देखते हैं। वहीं पे काव्य ग्रंथ की इनकी बात करें तो प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी और श्यामा सॉरी सब में श्यामा है, श्यामा विनय, देवयानी और सज्जनाष्टक, संपत्ति 50। और ठाकुर जगमोहन सिंह के अगर विषय में थोड़ा सा चर्चा कर ले तो ठाकुर जगमोहन सिंह जिनका जन्म कब हो रहा है, 1857 ईस्वी में मध्य प्रदेश और विजय राघवगढ़ में। तो कहाँ के थे, 1857 में जन्म मध्य प्रदेश के रहे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। और 1899 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो बहुत ही कम समय ये भी रहते हैं। 1857 में जन्म और 1899 में मृत्यु हो जाता है। और इनके उपन्यासों की बात करें हम लोग तो इनका जो श्यामा स्वप्न है बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है जो कि 1888 में प्रकाशित होता है। और यह एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और यह एक कल्पना प्रधान रचना है जिसमें कथा वस्तु इसमें जो कथा वस्तु है ना उसकी अपेक्षा जो प्रकृति है और प्रेम का चित्रण इस पर बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया है। और उपन्यास में ठाकुर जगमोहन सिंह की जो प्रेमिका है श्यामा को केंद्र में रख करके कथा का ताना बाना किया गया है। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है, तो इन्होंने लिखा है निसहाय हिंदू, जो कि राधा कृष्ण दास के द्वारा गोवध की जो समस्या है उसको निवारण के लिए निसहाय हिंदू उपन्यास लिखते हैं। और इस उपन्यास में गोरक्षा, हिंदू मुस्लिम की एकता, राष्ट्रीय भावना, नव जागरण का संदेश दिया गया है। यह उपन्यास कब लिखा गया था, तो 1890 ईस्वी में लिखा जाता है और प्रकाशित होता है ना, जबकि इसकी रचना 1881 में इसकी रचना 1881 में होता है, प्रकाशन 1890 में होता है। राधा कृष्ण दास के द्वारा रचित कौन सा, निसहाय हिंदू, जो कि उस वक्त गोवध की जो समस्या उस पर लिखा गया था। 1862 निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है राधा कृष्ण दास। और इनके विषय में थोड़ा चर्चा कर ले हम लोग राधा कृष्ण दास के विषय में, तो यह क्या है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या है, फुफेरे भाई हैं। जो राधा कृष्ण दास है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई मतलब फूफा के भाई हैं। और 1865 ईस्वी में क्या है, इनका जन्म होता है 1865 ईस्वी में काशी में बनारस में है ना। और 1907 में इनका मृत्यु हो जाता है। और यह अगर इनकी बात करें तो यह सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में भी काम किया है। जो सरस्वती पत्रिका है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी भी रहे हैं ना इस पत्रिका के संपादन में, तो 1930 से लेकर 1920 तक। तो ये भी क्या रहे हैं, सरस्वती मंडल जो सरस्वती पत्रिका है ना उसका जब संपादन हो रहा था तो उसी मंडल में ये भी राधा कृष्ण दास भी उसमें शामिल थे। और जो कौन है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई रहे हैं। अगर इनके उपन्यासों की बात करें हम लोग, जो सबसे फेमस उपन्यास है निसहाय हिंदू, जो कि 1889 ईस्वी में प्रकाशित होता है ना, ये 90 नहीं 1889 होगा। और यह उनका क्या है, एकमात्र मौलिक उपन्यास है, इसीलिए इनको प्रसिद्धि है। और उस समय में क्या होता है कि समाज में हिंदुओं की जो असहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता है उस पर यह चित्रण किया गया है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, तो त्यागपत्र लेखक के उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य उपन्यासों की बात करें तो परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, जयवर्धन, तपोभूमि और मुक्तिबोध आदि। और मुक्तिबोध उपन्यास, जो ये मुक्तिबोध इन्होंने उपन्यास लिखा है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए मिला हुआ है। तो अगर हम लोग जैनेन्द्र जी की बात करें, जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें, तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1988 में हो रहा है। और इनका जन्म कहाँ है, तो ये अलीगढ़ के निवासी रहे। अलीगढ़ के कहाँ पे, कौड़ियागंज गाँव में रहे। और अगर इनके उपन्यासों की हम लोग बात करें
तो जयेंद्र कुमार मुख्य रूप से क्या है, यह मनोविश्लेषणात्मक परंपरा में माने जाते हैं, जिसमें ईला चंद्र जोशी भी हैं और जैनेन्द्र भी और अज्ञे भी है। तो इसी परंपरा में जयेंद्र कुमार भी आते हैं। अगर इनके प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो परख 1929 में लिखा गया, परख 1929 में, सुनीता 1935 में, और उसके बाद कल्याणी 1939 में। उसके बाद अगर सुखदा की बात करें तो 1952 में, और विवर्त जो कि 1953 में लिखा गया, और जयवर्धन 1956 में, और जो तपोभूमि है ये भी इनकी रचना है। और उसके बाद मुक्तिबोध, अगर मुक्तिबोध की बात करें तो 1965 में यह लिखा गया था। तो एक बार चर्चा कर लें इनकी फिर से अगर उपन्यासों की, तो परख 1929 में, और इस उपन्यास में एक महिला के जो द्वंद्व है उसको दिखाया गया है। फिर सुनीता 1935 में, और उसके बाद त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956 और मुक्तिबोध 1965 में। और मुक्तिबोध उपन्यास क्या है, कर्म के महत्व और व्यक्ति की मुक्ति की अवधारणा पर आधारित है मुक्तिबोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो इन्होंने माना है परीक्षा गुरु, जो कि लिखा जाता है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। परीक्षा गुरु इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हुए हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का आधुनिक ढंग का पहला उपन्यासकार भी लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा अगर लाला श्रीनिवास दास के विषय में अगर हम लोग चर्चा कर ले, तो यह भारतेंदु युग से संबंधित है। इनका जन्म 1850 ईस्वी में होता है। जिस प्रकार से भारतेंदु हरीश का जन्म 1850 में होता है, तो लाला श्रीनिवास दास का भी जन्म 1850 में हो रहा है, और इनकी मृत्यु 1887 में हो जाती है। जिस प्रकार से भारतेंदु का मृत्यु इनके 2 साल वर्ष पहले होता है 1885 में, बट इनका 1887 में होता है। और इनकी बात करें तो यह कहाँ के थे, मथुरा के थे, और भारतेंदु कहाँ के थे, बनारसी के थे। और आधुनिक जो हिंदी के प्रथम उपन्यासकार यह माने जाते हैं, और इनकी बहुत ही अच्छी फेमस उपन्यास रहा जो परीक्षा गुरु, जिसकी हमने चर्चा की, 1882 में प्रकाशित होती है, और उन्होंने हिंदी नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनके नाटक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इनका एक उपन्यास है 1882 में प्रकाशित हुआ, जो कि मौलिक रूप से यह उपन्यास है। और परीक्षा गुरु की अगर बात करें तो इसमें एक अमीर युवक मदन मोहन नाम है उसकी कहानी है, जो अपने दोस्तों की गलत संगति के कारण अपना धन और प्रतिष्ठा खो देता है। और इस उपन्यास में लेखक ने उपदेशात्मक शैली में यह दिखाया है कि बुरे लोगों की संगति में किस प्रकार तरह से जीवन क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और एक सच्चे मित्र की क्या अहमियत होती है वो भी बताने का प्रयास किया गया है। और इस उपन्यास में तत्कालीन समाज की स्थिति, शिक्षा प्रणाली और व्यापारी के जीवन को भी दर्शाने का कार्य किया गया है। 565 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, तो किसको माना गया है, परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, जो कि 1882 में प्रकाशित होता है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। 1882 में प्रकाशन होता है इसका। और परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन कब होता है, तो 1882 में प्रकाशन होता है, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। और यह हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी और परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल कब माना जाता है, तो 1882 ईस्वी माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि देवकी नंदन खत्री जी ने उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, तो इसको किसने माना है, इनको जो हिंदी का पहला उपन्यास है चंद्रकांता को, तो यह माना डॉक्टर श्री कृष्ण लाल की। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता, जो इनका चंद्रकांता जब कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था, हमने चर्चा किया था 1888 में प्रकाशित हुआ था, और जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने क्या किया था, हिंदी पढ़ना शुरू किया था। इनका यह पहला उपन्यास मानते हैं कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल मानते हैं कि यह हिंदी का पहला उपन्यास है। और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मान रहे थे, परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी अलग ही मानते हैं, और वह किसको मानते हैं, भारतेंदु के जो पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा है उपन्यास, उसी को यह मानते हैं, कौन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। और देवकी नंदन खत्री के विषय में एक और चर्चा कर लेते हैं। इनका नाम आया है, तो यह अयाशी और तिलस्मी उपन्यासों के लिए जान जाते हैं, अयाशी और तिलस्मी के लिए। वहीं पे अगर जासूसी की बात करें तो गोपाल राम गहमरी जी। और 1861 में इनका जन्म होता है, कहाँ के हैं ये, देवकी नंदन खत्री, मुजफ्फरपुर के हैं, बिहार में। और इनका मृत्यु कब होता है, 1913 ईस्वी में मृत्यु होती है। और इनके उपन्यासों की बात करें तो चंद्रकांता 1888 में, फिर चंद्रकांता संतति 1896 में इसी का भाग है, जिसमें 24 भाग है। उसके बाद भूतनाथ 1906 में प्रकाशित होता है, और इसमें भी क्या है कि चंद्रकांता संतति है, उसी का यह अगला पार्ट है। उसके बाद काजर की कोठरी 1907 में, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899 और भटोरा भर खून 1893 ईस्वी में। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है कि यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है,
ठीक है। तो यह परीक्षा गुरु की बात की थी, ठीक है, क्योंकि चंद्रकांता है 1888 में लिखा गया, परीक्षा गुरु 1882 में। इसमें असाधारण कल्पना की शक्ति नहीं थी, बिल्कुल असाधारण का मतलब क्या है, जो जनरल या सामान्य से अलग हो, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल से हटके हो। और इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में था, नहीं अठा इसका प्रकाशन कब हुआ, 1888 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है, बिल्कुल ठीक है, रहस्य में रहस्य को रखा गया है। और चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में अगर देखें तो तीसरा कथन गलत है, इसका प्रकाशन 1888 में होता है और कुछ इतिहासकार इसको 1854 में मानते हैं, जो कि सही नहीं है। और शेष कथन क्या है, सही है बाकी सब। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध अगर उपन्यास की हम लोग बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो कौन सा है, चंद्रकांता, जो कि 1888 में आता है। फिर इसी का अगला भाग चंद्रकांता संतति 1896 में, फिर इसी का अगला भाग भूतनाथ 1906 में आता है, जो आगे चलता रहता है। 573 नंबर प्रश्न है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कथन कौन सा कथन सत्य है। तो इनके अगर उपन्यासों की देखें तो यह जासूसी उपन्यास है, ठीक है। और यह जासूसी उपन्यास नहीं, जासूसी उपन्यास कौन लिखते हैं, गोपाल राम गेहमरी जी। उसके बाद इस उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में समर्थ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा समर्थ था। उस समय क्या थे कि इसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी पढ़ना शुरू किए थे, उसको जानना शुरू किए थे। ये यथार्थ पर आधारित है। एक मिनट रुकिए, इसमें जो कथन जो सत्य है वो, हाँ ठीक है, ये सही है ना। और ये यथार्थ पर आधारित है, नहीं ये रहस्यवादी है, ये उच्च कोटि के साहित्य का उपन्यास है, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या क्या कथन है कि देवकीनंदन खत्री के संदर्भ में दिए गए में भी सही है, क्योंकि इस उपन्यास में रोचकता का पाठ है, ठीक है। और इनके चंद्रकांता उपन्यास का आलम ये रहा है कि गैर हिंदी भाषी पाठक भी इसको पढ़ने हेतु हिंदी सीख रहे थे। और यह कब प्रकाशित होता है, चंद्रकांता 1888 में, फिर 1896 में चंद्रकांता संतति आता है, फिर 1906 में भूतनाथ आता है देवकीनंदन खत्री के द्वारा। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए, उसका नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो किसका है, देवकीनंदन खत्री का है, कौन सा, चंद्रकांता, 1888 में प्रकाशित होता है। और देखिए यहाँ पे चंद्रकांता जो अपने समय में बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है, जिसको पढ़ने के लिए जिसको हिंदी नहीं आती थी उसने भी हिंदी सीखी। और देवकीनंदन खत्री की बात करें हम लोग तो देवकीनंदन खत्री जो तिलस्मी या फिर अयारी उपन्यासियों के लिए जाने जाते हैं। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 1896 और भूतनाथ 1906, यह इनके बहुत ही प्रमुख उपन्यास है। उसके बाद अगर बात करें तो काजर की कोठरी 1907, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, भटोरा पर खून 1893 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर इन्होंने नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र की तथा ये देखिए हम लोगों ने बात किया वही है भूतनाथ अपूर्ण उपन्यास रहा है। जो भूतनाथ वो पूर्ण नहीं हो पाया था और इसको कौन पूर्ण किए थे, जो इनके पुत्र है दुर्गा प्रसाद खत्री, इन्होंने इनको पूर्ण करने का कार्य किया है। 1596 नहीं, 575 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना विश्वम्भर नाथ शर्मा मतलब कौशिक की नहीं है। तो कौशिक कौन सी नहीं, चंद्रकांता। ये चंद्रकांता किसकी है, यह चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की है। माँ हो गया, भिकारिणी हो गया, चित्रशाला हो गया, या प्रेमचंद योगिन के जो उपन्यासकार रहे हैं कौशिक जी, इनके द्वारा लिखा गया है। जबकि चंद्रकांता या देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया, जो कि तिलस्मी और अयारी उपन्यासकार रहे हैं। अगर हम लोग चर्चा कर ले थोड़ी सी, एक सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, और हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास मानते हैं वह हृदय हरिणी को माना जाता है। और यह प्रथम उपन्यास हृदय ऐतिहासिक उपन्यास है ना, हृदय हरिणी, जिसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी है इन्होंने। और जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, है ना। और हृदय हरिणी या आदर्श रमणी इसका नाम है, 1904 में पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित होता है। किशोरी लाल गोस्वामी के विषय में एक बार चर्चा कर ले हम लोग। तो 1865 में जन्म होता है किनका, किशोरी लाल गोस्वामी का, और मृत्यु 1932 ईस्वी में हो रहा है। और ये बहुत अच्छे उपन्यासकार कहानीकार रहे हैं, और कम से कम 60 से 65 इन्होंने उपन्यास लिखे। और 1898 में उपन्यास नामक एक मासिक पत्रिका भी शुरू किया था। उपन्यास इतने लिखे कि उपन्यास नाम से एक पत्रिका भी चालू कर दिया 1898 में। अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो लवंगलता 1890 में, स्वर्गीय कुसुम कुमारी 1899, लीलावती व आदर्शती 1903 में, और 1901 में, चपला व नव्य समाज 1903 में, तरुण तपोस्विनी व कुटीर वासिनी 1906 में, पुनर्जन्म व शोतियाडा 1907 में, माधवी माधव व मदन मोहनी 1909 में, अंगूठी का नगीना 1918 में, त्रिवेणी प्रणय परिणय, रजिया बेगम, रंग महल के में हाल, मालती माधव, गुलबहार, हीराबाई, ये सब इन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास है। किसके द्वारा, किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। फिर 577 नंबर प्रश्न है 577 नंबर की, झीनी झीनी बीनी बीनी छेदरिया उपन्यासकार की कृति कौन है। तो यह लिखा गया अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा, कि झीनी झीनी बीनी छेदरिया 1986 में लिखा गया उपन्यास, जो कि अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखा गया है। और इस
इसमें क्या है कि जो बनारस के बुनकर है उनके उनको उनको लेकर के यथार्थ रूप से इसमें उनका चित्रण किया गया है, जिसमें गरीब निम्न मध्यवर्गीय जुदाई के शोषण की कहानी है। और इसके इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो समरसेस 1980, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्यों देखे 1906 में, और अपवित्र आख्यान 2008 में फिर रावी बिन के द्वारा लिखा गया है। और अगर अब्दुल बिस्मिल्लाह के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, नाम आया है इनका, तो इनका जन्म 1949 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होता है। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज इनका नाम, प्रयागराज इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद दोनों एक ही नाम है, मतलब अलग अलग नाम नहीं, एक ही जो शहर है उसका नाम इलाहाबाद। और यही कि इनका जन्म हुआ था 1949 में, और बाकी इन्होंने पढ़ाई यहीं से की है, इलाहाबाद वगैरह से। और इनके उपन्यासों की बात करें तो झिनी झिनी बिनी चदरिया 1986 में, और यह इनका क्या है, पहला बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 578 नंबर प्रश्न है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह कृति झिनी झिनी बिनी चदरिया, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था, यह उपन्यास किस पर चित्रण है? तो यह बुनकरों के जीवन पे, जो बुनकर जो काशी या बनारस के जो बुनकर रहे थे उनके जीवन के संघर्ष पर यह आधारित है। 579 579 नंबर प्रश्न है कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा हुआ है। और इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो कश्यप, हरक्यूलिस की हैरानी, और हम जाद, विक्टोर्टा, प्रोफेसर और क्याप। अगर हम लोग बात करें इनकी मनोहर श्याम जोशी जी की, तो 1933 में इनका जन्म होता है और 2006 में इनका मृत्यु हो जाता है। और यह बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा वाले क्या थे, लेखक रहे हैं। 1933 में जन्म और 2006 में मृत्यु हो जाती है। और अगर बात करें इनका, तो वे एक उपन्यासकार, पत्रकार, व्यंगकार और दूरदर्शन जो धारावाहिक आता था ना, उसके यह लेखक भी रहे हैं। और इनकी बात करें और तो दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। मनोहर श्याम जोशी ने दिनमान और साप्ताहिक के जो हिंदुस्तान है इस पत्रिका का। और उनके लिखित धारावाहिक अगर हम लोग एपिसोड की बात करें तो हम लोग बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीने सपने, और ये सब क्या है, इनके द्वारा लिखा गया जो टीवी पे आते हैं। और 2005 में उन्हें उपन्यास क्याप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस चीज़ के लिए? जो इनका क्याप उपन्यास है ना, क्याप उपन्यास है, इसके लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अगर इनके उपन्यासों की हम लोग बात करें तो कुरु 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 स्वाहा 1980 में प्रकाशित होता है मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। और इसमें क्या है कि एक यह कोप है, कहा जाता है, जो एक क्या है, हास्य व्यंग उपन्यास है। कौन सा? कुरु स्वाहा नाम से पता चल रहा है। फिर हरियाणी हरक्यूलिस की हैरानी है ना, और जो यह हैरानी वाली कहानी है उपन्यास, ये 1994 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्रों के जनजीवन का चित्रण किया गया है। फिर क्याप 2001 में प्रकाशित होता है। 2005 में इनके लिए क्या है, इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और इस उपन्यास में क्या है कि भवाल सन्यासी केस पर यह आधारित है ना, एक भवाल सन्यासी उनके केस पर यह आधारित है क्याप। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है तो कौन सा है? कश्यप। कश्यप इनका उपन्यास है। बाकी दिल्ली दूर है, कितने पाकिस्तान, और मुझे चांद चाहिए दिल्ली, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी उपन्यास कौन सा है? तो इनके द्वारा जो लिखा गया है वो हरक्यूलिस की हैरानी, जो कि 1994 में प्रकाशित होती है। पहला गिरमटिया 582 नंबर प्रश्न की पहला गिरमटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो यह महात्मा गांधी पर केंद्रित है पहला गिरमटिया, और गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका के अनुभव पर यह आधारित है। इसके लेखक कौन है? गिरिराज किशोर जी। उनके अन्य उपन्यासों की बात करें हम लोग तो लोग, चिड़ियाघर, 2, इंद्र शून्य, दावेदार, तीसरी सत्ता और प्रताविष्ट, प्रशिष्ट, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस अंतर्ध्वंस हो गया, ढाई घर तथा यातना घर, इनके द्वारा लिखा हुआ है गिरिराज किशोर के द्वारा। और गिरिराज किशोर की हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो आगे देखते हैं। पहला गिरमटिया के लेखक, उपन्यास के लेखककार कौन है? तो हम लोगों ने देखा गिरिराज किशोर, जो कि पहला गिरमटिया के लेखक हैं। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो बया का घोंसला यह लिखा गया है लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका जन्म 1927 में और मृत्यु 1987 में होता है। और यह बहुत अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार रहे हैं। एक तो लक्ष्मी नारायण शुक्ल है और ये लाल है, तो यहाँ पे हम लोग लाल जी की चर्चा कर रहे हैं।
और प्लस प्रश्न में केवल बयां का घोंसला पूछा गया है, जबकि इनका पूरा नाम क्या है, बयां का घोंसला और सांप। इस पूरे जो रचना है उसका पूरा नाम क्या है, बयां का घोंसला और सांप, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और इसके उपन्यासकार कौन रहे, तो लक्ष्मी नारायण लाल। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें, धरती की आंखें 1951, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966 में, प्रेम अपवित्र नदी 1972 में, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंद 1974 में, श्रृंगार 1975 और वसंत की प्रतीक्षा 1975 में, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985 तथा कनाड प्लेसर 1986 में लिखा जाता है। और उनका मृत्यु 1987 में होता है। रूपा जीवा उपन्यासकार के लेखक कौन है, तो रूपा जीवा के उपन्यासकार के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। नटों के जीवन के संघर्ष पर लिखा गया कहानी को उपन्यास कौन सा है, तो यह लिखा गया है सेवा सदन, जो कि नटों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। और यह सेवा सदन में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है। सॉरी, इसमें क्या है, उपन्यास जो नटों के जीवन पर ये कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया, तो सेवा सदन, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये किस पे, वेश्यावृत्ति पर आधारित है। और शेष उपन्यासों जो है उस पे नटों के जीवन के संघर्ष की बात कही जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ सुमेलित करना है, इसको यहाँ पे सुमेलित करते हैं हम लोग। मुर्दों का टीला, जो कि रांगे और राघर के द्वारा लिखा गया। डूबते मस्तूल, नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा। थोड़ा थोड़ा इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, तो मजा आ जाएगा। देखिए, जो मुर्दों का टीला है, यह उपन्यास रांगे और राघर के द्वारा लिखा गया है। और यह उपन्यास क्या है, जो मुर्दों का टीला उपन्यास जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसके विशेष रूप से जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, या उसी पर आधारित है। फिर डूबते मस्तूल की अगर बात करें तो 1904 में प्रकाशित होता है, नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया है। और यह उपन्यास नारी के एक प्रखर स्वरूप को प्रस्तुत करता है। इसमें जो भारत के विभाजन के वो पहले वातावरण को भी दर्शाया गया है। फिर महाभोज, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित रचना है, 1979 में प्रकाशित होता है। और यह क्या है, एक राजनीतिक उपन्यास है, और जिसमें भारतीय राजनीतिक में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाने का कार्य किया गया। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा के द्वारा 1970 में लिखा गया है। और 1970 में इसको लिखना शुरू किया गया था, लाल टीन का छत, और 1974 में यह प्रकाशित होती है। और इस उपन्यास में क्या है कि बचपन से किशोरावस्था की जो दहलीज पर खड़ी एक लड़की काया की कहानी, किसी कहानी काया की, जो अपने आसपास के वातावरण के साथ अपने संबंधों को समझने की कोशिश करती रहती है। 588 नंबर प्रश्न है कि उपन्यास के तत्वों में कौन सा सही नहीं है, तो उपन्यास में कौन सा सही नहीं है, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, इसमें कौन सा सही है, जो रंग निर्देश है इसमें सही नहीं। फिर कथा वस्तु हो गया, कथोपकथन हो गया, चरित्र चित्रण हो गया उपन्यास में। देखिए, विद्वानों के अनुसार उपन्यास के कितने तत्व है, 6 तत्व है। एक तो कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य इसका है ना। और रंग निर्देशन की बात करें तो यह नाटक का है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है, तो नदी के द्वीप देखिए यहाँ पे जो नदी के द्वीप 589वां प्रश्न है कि यह कौन सी विधा की रचना है, तो यह उपन्यास की रचना है, उपन्यास विधा है, और यह आगे के द्वारा लिखा गया है। अगर इसमें पात्रों की बात करें तो एक तो भुवन है जो नायक है, और नायिका रेखा है, और इनके अन्य पात्र है गौरा, चंद्र माधव, हेमचंद्र और डॉक्टर राकेश। 590 नंबर प्रश्न मिलान करना है। देखिए यहाँ मिलान देखते हैं हम लोग। मैला आंचल, एक सेकेंड, सॉरी, ये पात्र है ना, उसको मिलान करना है, ठीक है। तो मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा 1954 में लिखा गया, और इसमें हर गौरी सिंह इसमें पात्र है, जो कि यहाँ पे दिया गया है ना। और यह पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, और पहले आंचलिक उपन्यासकार रेणु जी माने जाते हैं। और नदी के द्वीप, जो कि ये आगे के द्वारा लिखा गया, और इसमें पात्र है डॉक्टर भुवन। नदी के द्वीप, जो कि इसमें पात्र है डॉक्टर भुवन, और ये नदी के द्वीप किसके द्वारा लिखा गया, अज्ञे के द्वारा, और जो कि 1951 में प्रकाशित होता है। और उसके बाद गोदान, गोदान में अमरपाल सिंह एक पात्र है, और गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है 1936 में। झूठा सच, जिसमें क्या बोलते हैं, पत्र है, पत्र देखिए,
झूठा सच जो उपन्यास है उसमें पात्र की बात करें तो डॉक्टर प्राणनाथ है, और झूठा सच उपन्यास जो कि यशपाल के द्वारा रचित है और जो कि 1958 में एक पहला भाग आता है इसका, और 1960 में 2 भाग आता है, और इसमें विभाजन के जो भारत का विभाजन है उसके त्रासदी पर आधारित है। फिर उसके बाद गोपाल राम गेहमरी, गोपाल राम गहमरी के किस प्रकार के उपन्यासों में प्रसिद्ध है? तो ये कौन से प्रकाशों में? जासूसी जो उपन्यास है उसको वह लिखते हैं। तो गोपाल राम गेहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासकारों के प्रवर्तक प्रारंभकर्ता माना जाता है, और इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। और इनके विविध प्रकार के उपन्यासों की बात करें, देखिए तिलस्मी अय्यारी के उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? देवकी नखत्री। प्रकृतिवादी जो है वह बेचन शर्मा उग्र जी हैं, और पत्रात्मक विधि उग्र तथा समीक्षकों के अनुसार इला चंद्र जोशी, और ऐतिहासिक उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी तथा कुछ समीक्षकों के अनुसार बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यास को जाता है? तो यह जासूसी उपन्यासकार जो है वह गोपाल राम गेहमरी जी हैं, और इनको ही माना जाता है। गोपाल राम गेहमरी जी को जासूसी उपन्यासकार के प्रवर्तन के रूप में हिंदी में। और इनके उपन्यासों की बात करें तो सरकटी का लाश, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, किले में खून, माल गोदाम में चोरी, गुप्तचर, मायावती, डाके पर डाका, लाइन पर लाश, जासूस पर जासूसी, टक्करदार चोरी और डबल जासूस इनके द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा? तो यह गोपाल राम गेहमरी के द्वारा लिखा हुआ है। 593 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कौन सा है? वह है सोया हुआ फूल। ये सोया हुआ फूल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित उपन्यास है, और फूलों का कुर्ता यशपाल के द्वारा रचित कहानी संग्रह तथा बीच में विनय स्वयं प्रकाश के द्वारा रचित उपन्यास है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का अगर देखिए हम लोग बात करें तो काव्य संग्रह इनके कौन कौन से? काठी घंटिया, कुआं नदी, जंगल का दर, खूंटी ऊपर टंगे लोग उपन्यास, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कहानी संग्रह कौन सा है? लड़ाई है। और थोड़ा इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं लास्ट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। तो 1927 ईस्वी में जन्म होता है, और इनका मृत्यु 1927 में जन्म, 1983 ईस्वी में मृत्यु होता है। और यह बहुत अच्छे कहानीकार, नाटककार और पत्रकार रहे हैं। और खूंटियों पर जो टंगे लोग हैं, खूंटियों पर टंगे लोग हैं यह कविता संग्रह, इसके लिए इनको 1983 ईस्वी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनको मिला हुआ है। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए कविता संग्रह के लिए 1983 में इनको क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर इनके उपन्यासों की हम लोग बात करें तो सूखा सरोवर 1960 ईस्वी में प्रकाशित होता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा, और यह एक शहरी जीवन पर कहानी है जिसमें संबंधों की जटिलता और तानों-बानों को दर्शाया गया है। फिर उसके बाद सोया हुआ जल 1966 में प्रकाशित होता है, जिसकी यहाँ पे बात हुई जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा 1966 में। और यह एक छोटा और प्रतीकात्मक उपन्यास है जिसमें एक गाँव के जीवन का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। और उसके बाद एक और उड़ते फूल भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि जो उपन्यास है यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा सूखा सरोवर 1960 में, सोया हुआ फूल सोया हुआ जल 1966 में, और उड़ते फूल भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, बहुत ही सहायक रहा होगा। इसमें मैंने उपन्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे जो इसमें लिखे हुए थे, और उसके बाद मैंने अच्छे से इसका विश्लेषण करके मेरे ख्याल से और भी कुछ छूटा भी रहा होगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट था इस प्रश्नों के माध्यम से मैंने उसको विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास किया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आई होप ये बहुत ही वीडियो हेल्पफुल रहा ही होगा, इसको पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू।